बहुत स्वागत है। और मेरा नाम अमित है, मैं एंजल वन फंडामेंटल टीम का पार्ट हूँ और आज का टॉपिक है हाउ टू कैलकुलेट ईपीएस ऑफ अ शेयर। तो ईपीएस इंपॉर्टेंट मेजर है, इंपॉर्टेंट रेशियो है फंडामेंटल एनालिसिस का, जो हमें फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करने में हेल्प करता है। और इसी के बारे में हम आज जानेंगे कि ईपीएस क्या होता है और उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता, वेबिनार 15 से 20 मिनट का है। आप अपने क्वेश्चंस वेबिनार के एंड में हमसे पूछ सकते हैं और हम आपके सारी क्वेरीज का आंसर करने की पूरी कोशिश करेंगे। जो स्ट्रक्चर है वेबिनार का वो कुछ इस तरह से होने वाला है। सबसे पहले हम जानने वाले हैं ईपीएस के बारे में, ईपीएस क्या होता है। देन वी विल अंडरस्टैंड टाइप्स ऑफ ईपीएस एंड देन वी अंडरस्टैंड कि ईपीएस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। और ईपीएस के साथ साथ जो दूसरे रेशियोज हैं उसके बारे में हम समझेंगे, विच इज पीई रेशियो। तो पीई रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं और ईपीएस और पीई की क्या सिग्निफिकेंस है उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एंड एट द एंड हम अपने कुछ रिकमेंडेशंस भी डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। This webinar will be on bilingual language. We will be covering, mainly we will be in Hindi. ये webinar basically will be covering in Hindi only. But yes, I will stress on some points in English also, because we have majority of audience in English, in Hindi. So that is why we will be covering this in Hindi and English both. तो आगे बढ़ते हैं। EPS क्या होता है? So EPS is basically a fundamental ratio, जैसे कि मैंने आपको बताया। EPS का फुल फॉर्म होता है अर्निंग पर शेयर। EPS दिखाता है कि कौन सी कंपनी कितना पैसा बना रही है पर यूनिट ऑफ शेयर में, पर शेयर इंपॉर्टेंट। EPS एक फाइनेंशियल मेजर है जो कि दिखाता है कि आपका जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है वो कैसा है। इसका बेसिक फॉर्मूला होता है नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर। सो जैसे कि फॉर्मूले से पता चलता है, ये कंपनी के एक साल के इनकम को फैक्टर करता है और उसको टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स में डिवाइड करता है, तो उससे हमें प्रॉफिट पर शेयर निकल मिलता है। दैट इज बेसिकली द ईपीएस। और जैसे कि प्रॉफिट पर शेयर की मैंने बात की, सो जितना ज्यादा प्रॉफिट होगा उतना ज्यादा हमें हमारे लिए इन्वेस्टमेंट अच्छी है, हमारे लिए इन्वेस्टमेंट वाइबल है। सो दैट इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट कि हम ईपीएस की ग्रेटर वैल्यू को देखें, ईपीएस की वैल्यू को समझें और हायर ईपीएस के कंपनीज में इन्वेस्ट करें। सो ईपीएस को कैलकुलेशन में जाने से पहले हम ये समझेंगे कि ईपीएस कितने टाइप्स के होते हैं। सो ईपीएस आर बेसिकली ऑफ 3 टाइप्स: trailing EPS, current EPS and forward EPS. So trailing EPS is basically a EPS where you have 4 quarters. तो recent quarter के numbers जो कंपनी ने डिक्लेयर किए होंगे और उसके पिछले 3 क्वार्टर के numbers मिला करके जो हमारा करंट ईयर का परफॉर्मेंस होगा या करंटली ईयरली परफॉर्मेंस कंपनी का होगा, उसको हम ट्रेलिंग ईपीएस कहते हैं। सो अगर कंपनी ने दिसंबर के नंबर रिलीज किए हैं तो दिसंबर का क्वार्टर और उसके पिछले 3 क्वार्टर, या यूं कहूं कि कंपनी ने अगर सितंबर के नंबर रिलीज किए हैं तो सितंबर का क्वार्टर और उसके पिछले 3 क्वार्टर जो मिला करके टोटल 4 क्वार्टर होंगे। दैट बिकम्स अ 1 ईयर काइंड ऑफ फ्रेम। और उस टाइम में कंपनी की कितनी इनकम हुई, कितना प्रॉफिट हुआ और उस वक्त कितना नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग है कंपनी के शेयर्स हैं मार्केट में, उसके हिसाब से हम ट्रेलिंग ईपीएस निकालते हैं। सो ट्रेलिंग ईपीएस बेसिकली कंपनी के करंट परफॉर्मेंस को दिखाता है, कंपनी की करंट इनकम को दिखाता है कि कंपनी करंटली कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। देन वी हैव करंट ईपीएस। तो करंट ईपीएस इज बेसिकली योर फाइनेंशियल ईयर एंडिंग ईपीएस।
तो जो भी फाइनेंशियल एंडिंग का ईपीएस होता है कंपनी का, वो कंपनी के करंट ईपीएस में आता है। तो अगर मैं FY 21-22 की बात करूं या FY 22-23 की बात करूं, तो व्हेन वी क्लोज एट मार्च, तो मार्च के जो नंबर्स आएंगे कंपनी के, दैट बिकम्स द करंट ईपीएस फॉर द कंपनी। और अगर मैं फिलहाल करंट ईपीएस की बात करूं तो 21-22 के जो ईपीएस है, जो मार्च 21 में रिलीज किए कंपनी ने, that becomes a current EPS for the company. And then third type of EPS is forward, and forward is basically a future or projected EPS. ये नंबर कंपनी डिक्लेयर नहीं करती है, ये नंबर एज ए इन्वेस्टर, एज ए एनालिस्ट आप खुद समझते हैं कि कंपनी किस तरह ग्रो कर रही है इन रेवेन्यू, इन एवरी सेगमेंट, इन सेल्स, इन प्रॉफिट, और उसके हिसाब से कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से व्हेन यू प्रोजेक्ट द अर्निंग, नेट अर्निंग फॉर ए कंपनी, and when you divide that earning with the total number of outstanding share, तो आपको मिलता है फॉरवर्ड ईपीएस। सो ऑब्वियसली जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट ईपीएस होता है वो कंपनी की करंट परफॉर्मेंस को दिखाने वाला ईपीएस होता है, एंड दैट इज व्हाई ट्रेलिंग ईपीएस इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड देन you can also find the current EPS and forward EPS on different research reports. Now हमने टाइप्स ऑफ ईपीएस के बारे में समझ लिया, अब हम उसके कैलकुलेशन पार्ट में जाते हैं। सो ईपीएस का कैलकुलेशन बहुत सिंपल है और इसको हम सिंपल टर्म्स में समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स से एबीसी से कंपनी, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसकी 1 साल की अर्निंग है कुछ 100 करोड़, एंड देन दे हैव ए नेट एक्सपेंस ऑफ 70 करोड़। तो व्हेन वी सबट्रैक्ट द नेट अर्निंग टू द एक्सपेंस, वी विल गेट EBITDA, which is earning before interest, tax, depreciation and amortization. EBITDA जो होता है कंपनी के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि EBITDA दिखाता है कि कंपनी कितने मार्जिन में चल रही है। जितना ज्यादा EBITDA है कंपनी का, कंपनी के लिए उतना अच्छा होता है, क्योंकि कंपनी उतना ही ज्यादा अपने प्रोडक्ट में मार्जिन कमा रही है, और जितना अच्छा मार्जिन कंपनी कमाती है उतना ही अच्छा वो प्रॉफिट बना पाती है। नाउ आफ्टर EBITDA हमें दूसरे टर्म्स कंसीडर करने होते हैं, जैसे कंपनी की कुछ डेप्रिसिएशन कॉस्ट होती है जो उन्होंने बिग मशीनरीज में बाय करके या कैपिटल इन्वेस्ट करके लिया होता है, या कंपनी के कुछ फाइनेंशियल इंटरेस्ट होते हैं, फाइनेंशियल कॉस्ट होती है जो कंपनी को चुकाने होते हैं टू द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। और उसके अलावा कंपनी की अदर इनकम सोर्स होती है, जिसमें कंपनी अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट कर रही है या कहीं जमा करके रखा हुआ है, तो उसके इंटरेस्ट या डिविडेंड्स मिलते हैं। सो दैट बिकम्स द अदर सोर्स ऑफ इनकम फॉर अ कंपनी। तो जब हम ये सारी चीजों को फैक्टर आउट करते हैं, देन वी गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, व्हिच इज PBT, and that is where the tax applies to the company. So tax apply होती है जब कंपनी प्रॉफिटेबल होती है, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग की जो कॉर्पोरेट टैक्स है, दैट इज एट ए लेवल ऑफ 26% अप्रोक्सीमेटली। तो when we apply tax to the number which is PBT, profit before tax, we get profit after tax, and that is the net profit of a company. तो जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होता है वो कंपनी का मूल प्रॉफिट होता है, जो कंपनी अपने फर्दर ग्रोथ और रिजर्व एंड सरप्लस में यूज करती है, या उससे वो डिविडेंड देती है और उससे बाय आउट या दूसरे प्लान्स एग्जीक्यूट करती है। सो एवरी कंपनी रन्स फॉर अ प्रॉफिट, हर कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, एंड अगर कंपनी प्रॉफिटेबल होती है देन दे आल्सो गिव द गुड रिटर्न टू द इन्वेस्टर्स। तो हम और आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, हम रिटर्न की एक्सपेक्टेशन से करते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब कंपनी प्रॉफिटेबल हो और कैश जनरेट कर पाए। सो प्रॉफिट मेकिंग इज गुड, बट क्योंकि प्रॉफिटेबल नंबर्स काफी बड़े होते हैं एंड इट डज नॉट शो द एक्चुअल पिक्चर, सो एज ए स्मॉल इन्वेस्टर हम उतने बड़े नंबर्स में रिलाई नहीं करते, वी ब्रेक इट डाउन फर्दर टू ए लेवल ऑफ पर शेयर अर्निंग, एंड दैट इज व्हाई EPS इज रिक्वायर्ड। और EPS का फॉर्मूला है, इन दिस केस विल बिकम 19.5, which is the net profit earned in a year, or then total number of outstanding share. Let's say 10 shares are outstanding in the market,
then 19.5 divided by 10 is the 1.95 kind of earning which the company has for 1 year of performance. So इस तरह हम ये जानते हैं कि कंपनी एक साल में कुछ इन्वेस्टमेंट करती है, कुछ ऑपरेशंस करती है और पर शेयर पे 2 रुपए अप्रोक्सीमेटली कमा रही है. Now one more ratio which is also more relevant and widely used in fundamental analysis is PE ratio, which is price to earning ratio. So what is price to earning ratio? Price to earning ratio जो होता है that is a valuation ratio जो बताता है कि कोई भी चीज कितनी सस्ती या महंगी है at present level. कंपनी जो है जिसके पास कोई अर्निंग नहीं है एंड जो अपने पैसे को लूज करते हैं विद ऑपरेशन, विद कंटिन्यूस टाइम ऑफ ऑपरेशन, उनका पीई जो होता है वो नेगेटिव होता है ऑब्वियसली, क्योंकि उनका ईपीएस विच इज अर्निंग आल्सो इज नेगेटिव. पीई का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं दैट इज शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय ईपीएस. तो जैसे कि हमने रिसेंटली एग्जांपल में डिस्कस किया कि ईपीएस हमारा 1.95 आ रहा था और शेयर प्राइस, लेट्स से दैट कंपनी हैज अ शेयर प्राइस ऑफ 10 रुपीज. सो अगर हम उसको करंट लेवल पे शेयर प्राइस से डिवाइड करें तो वी गेट पी विच इज 5.13. सो एबिटा जो होता है as asked by someone, EBITDA is earning before interest, tax, depreciation and amortization. So that is the full form of EBITDA, Satyam Gupta ji, and that is something which is also called the margin of a business. Chirag ji is asking, so do you mean that total profit is not acquired by the owner of the company? Yes, so the profit for a company is more of a, you can say, shareholders profit. It's not the company's profit. जो कंपनी में जिसके शेयर्स हैं उनका वो प्रॉफिट है. तो कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं वो प्रमोटर भी होते हैं, ओनर्स भी होते हैं और पब्लिक भी होती है. तो दैट इज द प्रॉफिट फॉर ऑल. दैट इज मोर ऑफ अ लायबिलिटी टू ऑल जो कंपनी को देनी होती है. बट कंपनी के पास इक्विटी में चॉइस होती है कि या तो वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दे या वो उसको फर्दर ग्रोथ के लिए रीयूटिलाइज करे या री इन्वेस्ट करे. एंड दैट इज द बोर्ड कॉल्स. बोर्ड उस पे डिसीजन लेते हैं कि उस प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करना है. इन सिंपल टर्म्स दिस इज हाउ दिस वर्क्स. एंड पी रेशियो में जहां बात कर रहा था मैं, तो दैट इज द वैल्यूएशन रेशियो, और करंट प्राइस के हिसाब से जो हमारा अर्निंग है उसको वो फैक्टर आउट करती है और बताती है कि कोई शेयर कितना सस्ता है या कितना महंगा है आज के टाइम पे. सो अगर कोई पी मल्टीपल लेट्स से 5 है तो यू कैन से दैट कि यू आर पेइंग 5 टाइम्स ऑफ अ मनी फॉर अ अर्निंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 2 years or 2 rupees or 1.95 rupees in a year from ABC Limited. So that is how PE and EPS is calculated. Now how we analyze it? So obviously जैसे मैंने कहा कि EPS जितना अच्छा होगा उतना अच्छा कंपनी का ग्रोथ है, आप ऐसा प्रोजेक्ट कर सकते हैं. और PE जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी है, उतनी ज्यादा प्रीमियम वाली कंपनी है, आप ये अज्यूम कर सकते हैं. एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स वेयर वी सी दैट कि अगर दो कंपनी का प्रॉफिट सेम है तो क्या उसका EPS सेम होता है? सो नो, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज PPS इज ऑल्सो डिपेंड ऑन नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर. तो अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट सेम है लेकिन अगर नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर ज्यादा है तो उस कंपनी की EPS कम हो जाती है रिस्पेक्ट टू दैट कंपनी जिसके नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर कम है. सिमिलरली अगर PE किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा है तो क्या वो बहुत ही महंगी चीज है जो हमें नहीं लेनी चाहिए? सो दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू. PE जो डिफरेंट सेक्टर्स के होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हर सेक्टर में अपना एक प्रॉफिट मार्जिन होता है, हर सेक्टर का अपना एक स्ट्रक्चर होता है, बिजनेस मॉडल होता है, और उसके हिसाब से उनका PE वेरी करता है. तो किसी सेक्टर जैसे IT सेक्टर का PE जनरली हाई होगा क्योंकि वहां पे प्रॉफिट ज्यादा होते हैं और सारी कंपनीज अच्छा कमाती हैं, अच्छा मार्जिन कमाती हैं, इसीलिए मोस्ट ऑफ द कंपनीज का जो वैल्यूएशन है वो हाई है रिस्पेक्ट टू दैट कंपनी जहाँ पे कैश ज्यादा यूज होता है, जैसे सीमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर या मैन्युफैक्चरिंग. वहां पे उनको कैश ज्यादा यूज करना होता है, उनकी इन्वेंट्रीज पे उनको ज्यादा पैसे लगाने होते हैं और काफी टाइम तक उनकी इन्वेंट्रीज भी ऐसे ही
पड़ी रहती है, जिसकी वजह से उनको काफी कैश बर्डन भी झेलना पड़ता है। ऐसे कंपनीज का या ऐसे इंडस्ट्री में पी एवरेजली लो होता है। तो पी जो है वो इंडस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, पी ऑब्वियसली डिपेंड करता है आपके बिजनेस मॉडल पे। सो दैट इज वाई हमें डायरेक्टली इस डिसीजन पे नहीं लेना चाहिए कि अगर पी कम है तो हम उस शेयर को बाय कर लें, क्योंकि वो हमें कंपेयर करना होता है और हमें सारे रेशियोज को कंपेयर करना चाहिए और उसके बाद ही एक डिसीजन लेना चाहिए कि हम क्या करें। नाउ दिस is the last slide because we have gone through the EPS and PE calculation and understanding. I believe कि now you number are easily available. तो अब जब आप नंबर ये देखेंगे then you can better understand कि what the number has to say and what is the background of that number. Now this is our recommendation slides. So we have 16 recommendations as on today. Fundamental team say the current price is not updated as on date. It is as on 4th, which is as on Friday. And the target is same. And we see there are a lot of traction in the market. Market थोड़ा 2 दिन से थोड़ा up जाने की कोशिश कर रहा है after a dip. तो वो एक अच्छी न्यूज़ है. And we also have good news from settling down. Things are settling down. So you can consider buying these fundamental recommended stocks in your portfolio. Yeah. So this was the topic for today. Now we can open for questions. You can ask the questions. I have some questions already. So what is the full form of CMP? Bablu Podarji. So CMP is current market price. So that is the current price of the company. And 5 times of money means rupees 50. That is 5 into 10. Is for rupees 2 of EPS. No, so 5 times of the money is not rupees 50. 5 times of money is like आपने 10 रुपए पे किए और आपको 2 रुपए मिला. So 2 into 5. So आपने 10 रुपए पे किए तो आपने 5 गुना ज्यादा पे किया 2 रुपए की अर्निंग के लिए. You can see like this. What is the upside? Can you elaborate? Upside is basically a way to say कि आपके टारगेट से आपका करंट मार्केट प्राइस कितना दूर है. अगर ज्यादा अपसाइड है मतलब कि आपके टारगेट आपने 100 रुपए दिए हैं और करेंटली 20 रुपए पे चल रहा है, तो व्हाट बिकम्स योर अपसाइड? योर अपसाइड विल बिकम टारगेट डिवाइडेड बाय करंट मार्केट प्राइस इनटू 100. सो अपसाइड विल बी 50%. अगर मैं बात करूं कम अपसाइड की, इसका मतलब कि आपके टारगेट को अचीव करने वाला है जो भी एनालिस्ट ने दिए. Put and call options we cannot discuss because this is not a topic for today. How I understand share price is undervalued or overvalued? So Rahul ji, share value is undervalued or overvalued is to be understood by the by comparing their numbers to its peers or its competitors. तो अगर competitor से आप कंपेयर करेंगे अर्निंग की लेवल पे, मार्जिन के लेवल पे, बिजनेस के लेवल पे और पी के लेवल पे, तो आपको पता चलेगा कि उसकी वैल्यू ज्यादा है या कम है. Can we buy share after market close? Yes, then how? So can we buy share after market close? कशतूब जी, no. आप ट्रिगर लगा सकते हैं बट आप शेयर बाय नहीं कर सकते. मार्केट के टाइम पे ही शेयर बाय और सेल होते हैं. In last you show the list of shares with which target? Will share the list of shares. The share will reach target. So Akshit ji, yes, shares we have given the target based on the current market price, based on the current financial disclosure, or we have also given the upside, the difference of that common from the CMP to the target price. So based on that you can take it home. Recommendation sheets is available on your web trading app or also on Angel One app, Angel One site. तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं, वो आपको updated CMP के साथ दिखेगा. So that will be more relevant. But today, as on date, we have 16 recommendation. That is for sure. Conveying the session in English.
Chinnappa Reddy ji, English में session, we give English sessions particularly for different sub brokers. So we actually are not because a lot of audience are there who are more comfortable in Hindi, and we generally entertain that request when we have a audience which is only comfortable in English. So that is why I am not taking right now, but we can definitely you can definitely coordinate with the person and or maybe sub broker who can help you in getting the webinars of English webinars. How a company decide their shares. So Aditya ji company decides their shares with the intrinsic value, and the market decides majorly on the actual value of the share. So कंपनी से ज्यादा मार्केट का इन्वॉल्वमेंट होता है किसी शेयर की प्राइस को डिसाइड करने में. How to compare P ratio and use it? Chokshi Vivek. So a P ratio you can compare in the amongst the company in the same sector, because every sector has different challenges. So you better compare the company of the same sector with each other. And the higher P means the company is demanding higher premium for their price for their shares, and lower P means company demanding discounted premiums for their shares or lower premium for their shares. EPS, Vikas ji, EPS is earning per share, full form, and EPS is basically the formula is net profit divided by total number of outstanding shares. Invest करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है सुनील कुमार जी. So it's not a short answer, but in short I would say that the ratio is very important. How the company decides their shares? Again, Aditya ji, company decides their shares based on their performance, and the market has a main role in actually deciding the share of the company. So we see the shares of Paytm like that, where the company has decided some level, but the market is the main owner who is deciding what the actual value of the company. How a company decides their number of shares, Aditya ji? So number of shares is decided by internally by the company, and initially जब company start होती है तो एक कुछ capital के साथ start होती है, right? तो वो capital का जो valuation होता है, वो capital जो लोग लगाते हैं वो promoter कहते हैं, और वो promoter जो होते हैं वो उसके owner होते हैं, and later on जब वो company को आगे पब्लिक करते हैं या फिर वो अपने कंपनी में किसी और का फंडिंग रेज करते हैं, तो वो अपने शेयर्स को इक्विटी को इन्वॉल्व करते हैं, एंड द इक्विटी डिसीजन इज बेस्ड ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिस्काउंटेड कैश फ्लो स्टेटमेंट और एफसीएफ स्टेटमेंट्स. तो वो सारी चीजें हैं जो कि वो प्रोजेक्शन के हिसाब से अपने ग्रोथ के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कंपनी की क्या वैल्यू होती है, और उसके हिसाब से उसके शेयर प्राइसेस डिसाइड होते हैं, उसके हिसाब से उसके शेयर्स डिसाइड होते हैं. High revenue but in loss, what should we do? Khalinder Raga. So high revenue is good for a company, but in a loss is something आप ये कह सकते हैं कि company में भी in initial phase वो company expand कर रही है, तो शायद वो अपने जितना भी पैसा उनको आ रहा है revenue, वो सारा पैसा वो अपने expansion में लगा रहे हैं और इसकी वजह से उनको loss हो रहा है. So that is one of the strategy जो company करती है initially अपने आप को टैक्स से बचाने के लिए, प्लस अपने आप को ज्यादा एक्सपैंड करने के लिए. बट अगर ये थोड़े टाइम के लिए है तो कोई बात नहीं, दैट इज समथिंग व्हिच इज अंडरस्टूड लाइक इन द केस ऑफ जोमेटो. बट अगर ये कंटिन्यूअस रहता है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी कंपनी अपने लिए क्रिएट कर रही है, बिकॉज नो कंपनी कैन रन इन लॉसेस. Yeah. So I think I have answered questions, and I still have some questions which is not relevant to the topic, so I'm skipping those questions. I have a lot of questions from you guys, so thank you so much for that. But in case you want that answer or you don't have that question relevant to the topic,
but you want to ask, you can also mail us at advisory@enginebroking.com, and our team will revert you on that. And that is true. That is what we can do. And here I'll be answering only the questions which is relevant to the topic. EPS is for long-term investor, Shavan Kumarji. So EPS is important to understand the value of the company generating to their shareholders. Okay, so yes, we are done with today's webinar. I guess we still have a lot of questions, but as I said, some are out of topic, some are very general questions. So that requires a lot of justification and answer. So that is not specific to the topic. So I'm skipping that one also. Or you can also mail us at advisory if you want. We can answer your questions. And thank you so much for your time and attending the webinar.